हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 6 होगा और डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच विच वन इज नॉट इंटेंजिबल एसेट। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कौन सी एक अमूर्त संपत्ति नहीं है? अमूर्त मीन्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे टच नहीं कर सकते। मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, वो हमारी एसेट होती है अमूर्त संपत्ति। तो यहाँ बताना है कि कौन सी नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। देखिए, ये जो आपकी तीन एसेट होती है यहाँ पर, पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये आपकी तीनों ही इंटेंजिबल एसेट होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो आपकी है इंटेंजिबल एसेट में नहीं आती। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। अगर पेटेंट की बात करें तो पेटेंट क्या है? यदि आपने कोई मेडिसिन बनाई है और मेडिसिन बनाकर आपने उसका अधिकार ले लिया है, आपने अब उसको रजिस्टर्ड करा लिया कि अब इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, इसको कोई दूसरा नहीं बना सकता, तो ये जो आपने अधिकार लिया है, ये जो आपने सर्टिफिकेट लिया है, यही कहलाता है आपका पेटेंट। गुडविल क्या है? आपका नाम, फेम, ख्याति। जो आपकी फेम है या आपका नाम है या आपकी ख्याति है, वो ही आपकी क्या होती है? गुडविल होती है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, डॉग, रैट और कैट, इन तीनों में कौन सी ख्याति को अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो अच्छा माना जाता है वो कैट स्वभाव की ख्याति को अच्छा माना जाता है। क्योंकि कैट वाली स्वभाव की ये होती है कि अगर मालिक कहीं चली जाता है तो बिजनेस पर असर कुछ नहीं पड़ता है, बिजनेस ऐसे ही चलता रहता है। रैट का कोई नहीं पता होता, रैट सबसे ज्यादा बेकार वाली गुडविल मानी जाती है। और डॉग जो होती है वो कम अच्छी होती है, क्योंकि जहां मालिक जाता है, गॉड की जो डॉग टाइप गुडविल होती है वो वहीं चली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉग, कैट, रैट, तीनों स्वभाव में कुत्ता, बिल्ली और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति में कौन सी ख्याति सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है? तो आपका आंसर होगा कैट स्वभाव। ठीक है, तो गुडविल आपका नाम हो गया फर्म का। और ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर आपने कोई आपका साइन ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई आपका नाम, आपने उसको रजिस्टर करा दिया, अब उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार, देखिए आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, हिंदी के कभी कभी दो दो तीन तीन वर्ड भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश का वही वर्ड होता है। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल लेवल या आपके नेशनल लेवल की बात करें तो अकाउंटिंग इंग्लिश में ही होती है, तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में नामों को याद करें। अदरवाइज आप हिंदी में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द टाइम इन द सेटलमेंट इन कैश। कह रहे हैं कि लेन देन और घटनाओं को उनके निपटान के समय पुस्तकों में नकद में दर्ज किया जाता है। कह रहे हैं कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो तब उन लेन देनों को कैश में लिखा जाता है, नगद में दर्ज किया जाता है। बुक एट द दियर सेटलमेंट इन कैश, कैश में लिखा जाता है, या लेन देन और घटनाओं को पुस्तक में उसी समय दर्ज किया जाता है जब वे दर्ज किए जाते हैं। मीन्स transaction and event are recorded in the book at the time when they are entered into। कहते हैं जब भी कोई लेन देन होता है उसी दिन उसको एंटर्ड कर लिया जाता है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है। या जैसे आज क्या है, आज मान ले, आज जो है आपकी 24 जून है, और अगर 24 जून में 24 जून में आज आपका सेल हुई है, आज आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसको आज ही लिखना है। बेशक सेटलमेंट इसका 4 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दिया था, माना आज 24 जून को सेल हुई है और इस सेल का पैसा आज नहीं मिला, सेल का पैसा मिलेगा 1 महीने बाद, मतलब 24 जुलाई को। तो इस सेल को आप कब एंट्री करोगे? आज जब ये एंटर हुई है तब करोगे, या जब आपका सेटलमेंट होगा मतलब पैसा मिलेगा तब करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेन देन और घटनाओं को या तो निपटान के समय या जब वे दर्ज की जाती है, मतलब एंटर्ड की जाती है, मतलब कोई सी भी डेट को। आप इसको 24 जून को भी लिख सकते हैं और 24 जुलाई को भी, ऐसा नहीं है। या उन ऊपर में से कोई सा भी सही नहीं है। देखो, सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका बी। बी में बताया गया है कि जिस दिन भी कोई ट्रांजेक्शन होता है,
जिस दिन भी कोई लेन-देन होता है, उसी दिन उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कहता है आपका एक्रुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका सेटलमेंट कब हो रहा है। अगर आज हम किसी का माल बिकवा रहे हैं और उसने हमें कहा कि हम आपको कमीशन देंगे और कमीशन हमने उससे कहा कि हम 10,000 रुपए कमीशन लेंगे। हमने आज उसका माल बिकवा दिया है और आज क्या है? 24 जून। ठीक है? आज क्या है? 24 जून। लेकिन उसने हमें 10,000 रुपए आज नहीं दिए। उसने हमें 10,000 रुपए जाके कब दिए हैं? उसने दिए हैं 25 जुलाई को। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कब करेंगे? आज ही करेंगे। जून में 24 जून में ही किया जाएगा ये रिकॉर्डेड। ठीक है? तो ये कहता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट कि उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन कोई लेन-देन एंटर्ड होता है बिज़नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई के जीवन काल के दौरान लेखांकन निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग produce financial statement in the accordance with which of the following accounting concept? Matching concept कह रहे हैं during the lifetime of an entity accounting produce financial statement in the accordance। तो देखिए आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, ये क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप अकाउंट्स बनाते हैं उनको कह सकते हैं। आपके अकाउंट्स, आपकी बैलेंस शीट्स या आपके ट्रायल बैलेंस जो भी आप बनाते हैं, जितने भी ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये जो आप बनाते हो ये किस अकाउंटिंग प्रोसीजर के या कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? कौन सी अवधारणा है लेखांकन की जिसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो? क्या ये मैचिंग की है? देखिए मैचिंग की अवधारणा कहती है कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा ये दोनों इक्वल होती है और हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है और जितने भी डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा मैच होने चाहिए आपके इनकम से। मतलब जिस साल की आप इनकम देख रहे हैं उस साल के आपको एक्सपेंसेस भी जरूर देखने हैं। और रूढ़िवादिता कहती है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता कहती है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उसके लिए आपको प्रोविजन करना है, लेकिन फ्यूचर में जितने भी लाभ हो सकते हैं उसके लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारे बिजनेस की लाइफ होती है, क्या बिजनेस की जो बिजनेस की जो बिजनेस की हमारे जो बिजनेस की लाइफ होती है उस लाइफ को हमें पीरियड में ब्रेक कर लेना चाहिए, पीरियड में तोड़ लेना चाहिए। जैसे हमें हमारे बिजनेस की लाइफ क्या होती है? इनफाइनिटी होती है। हम सोच के चलते हैं हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा, तो हमेशा चलने को उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उसके टाइम को हम उसके जीवन को कहते हैं कि एक एक साल का। ठीक है? एक साल का जीवन हुआ, फिर एक साल का हुआ, फिर एक साल का हुआ, फिर एक साल का हुआ। ठीक है? इसमें देखते हैं हम कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। दूसरे साल देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तीसरे साल देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। इट मीन्स हमने जो बिजनेस की लाइफ थी उसको ब्रेक कर लिया, उसको तोड़ लिया है अपने एक एक साल के पीरियड में। तो ये पीरियड ये कहती है आपकी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस की लाइफ को पीरियड में तोड़ लेना है, पीरियड में कर लेना है। उसमें देखना है कि आपको एक पीरियड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और आपका लास्ट क्या कहता है? दी कॉस्ट। कॉस्ट कहता है कि आपको जिस जो कॉस्ट कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आपको अपने एसेट की रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब जितने की आपने एसेट खरीदी है टोटल, चाहे उस पर आपने और भी एक्स्ट्रा, जैसे आपने कोई 10,000 1,000 रुपए की चीज खरीदी, कोई मशीन खरीदी छोटी, उसको लाने में भी आपने पैसा दिया, उसको रिपेयर करने में भी पैसा दिया, तो आपको जो टोटल कॉस्ट आई है उसको उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट में। टोटल कॉस्ट पर दिखाना वो टोटल कितने की खरीदी। जैसे आपने कोई दूसरी मशीन 1,00,000 रुपए की खरीदी, उसको लाने में 1,000 रुपए और लगा दिए और जैसे ही उसको आप लाकर अपने बिजनेस में रखी, उसकी सर्विस भी कराई, अभी चालू नहीं हुई, अभी सर्विस करा रहे हैं, तो 5,000 रुपए फिर लगा दिए आपने, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 1,06,000। तो आपको जो बुक में लिखना है वो 1,06,000 में लिखना है। तो यहाँ पूछा था कि बताइए कौन सी लेखांकन अवधारणा के अनुसार हम इकाइयों में जीवन काल को तोड़ लेते हैं, जीवन काल को बना लेते हैं। तो वो कहता है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अपॉन द कमिंग
इनटू एग्जिस्टेंस एज अडोप्टेड, अस्तित्व में आने पर अपनाया गया। तो ये जो जब ये अस्तित्व में आया तो ये क्या क्या अपनाता है? सो ए एस आई ए एस बी, आई ए एस बी का जो नेम हो गया है, वो उसके बाद ये जो जाना जाता है आई एफ आर एस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई एफ आर एस के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आई एफ आर एस, ये है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है, तो इसने अब जो ये आई एफ आर है, ये किस किस को इंक्लूड करता है? इसमें ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, और एस आई सी भी आ जाते हैं आपके, और इसी में ही आपके आई एफ आर आई सी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये कुछ किनको इंक्लूड करता है आई ए एस बी? ऑल आई ए एस एस आई सी, या केवल कुछ को, या केवल आई ए एस और कुछ और आई एस को? नहीं, ये सभी को करता है, जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपके साथ में आपके स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल कमेटी, जितने भी इनके दिए गए हैं स्टैंडर्ड, वो देता है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए जाते हैं, वो इंडिया में अलग किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, और इंडिया अलग बोर्ड है इंडिया का, और इंटरनेशनल का अलग बोर्ड है। तो इंटरनेशनल वाले किसको एक्सेप्ट करता है? सभी को एक्सेप्ट करता है। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFRS, IFRS जैसे मैं बता रहा था, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये होता क्या है? क्या रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या प्रिंसिपल प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, या देखिए IFRS, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि IFRS ये है क्या। देखिए, IFRS ये होता है सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो होता है, ये होता है सेट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक सेट होता है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, डेवलप किए जाते हैं, ये डेवलप्ड किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आई आई ए एस बी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंडिया में क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ए एस बी। इंडिया का ए एस बी कहते हैं, जो 1977 में बना। ठीक है, और ये आईसी ए आई ICAI के अंडर में काम करता है। ठीक है, इंडिया में ये इंडिया के लिए एएस बनाता है, जिसको हम इंड इंड एएस कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है IFRS की। तो IFR क्या है? ये होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बहुत सारे, उनका जो सेट बना हुआ है, उनको हम IFRS कह देते हैं। ठीक है, और IFRS हम इनको बोल देते हैं। और ये जो है आपके IFRS, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही, तो ये आपके किस बेस पर कार्य करते हैं? तो ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत आधारित लेखांकन मानक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। IFRS पर आधारित है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होता है, ये फेयर वैल्यू पर आधारित होता है, या ये दोनों पर आधारित होता है? हिस्टोरिकल बोथ, मतलब आपका कॉस्ट पर भी और फेयर वैल्यू पर भी। तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका फेयर वैल्यू पर होता है, ये होता है आपका फेयर वैल्यू पर। ठीक है, सॉरी सॉरी ठीक है, फेयर वैल्यू पर ये बेस्ड होता है, IFR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंड एएस आर, ये जो इंड एएस होते हैं, देखिए इंड एएस का मतलब है
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बने हैं और इंडिया इनको फॉलो करता है। ठीक है, ये इंडियन है। तो ये रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, या प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, या पार्सली तो होते हैं बेस्ड ऑन पार्सली प्रिंसिपल और पार्सली किस पर होते हैं, रूल बेस्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एसेट एक्सेप्ट सिक्योरिटी मे बी वैल्यूड अंडर इंड एएस ऑन। संपत्ति प्रतिभूति को छोड़कर का मूल्यांकन इंड एएस के तहत किया जाता है। तो किस तरह से ये किया जाता है? अगर आपको मूल्यांकन करना है किसका? आपको एसेट का मूल्यांकन करना है। तो क्या ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया जाता है, फेयर वैल्यू पे किया जाता है, या दोनों कॉस्ट पर किया जाता है, हिस्टोरिक कॉस्ट और कॉस्ट पर? तो ये किया जाता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जिस पर आपने कोई एसेट खरीदी थी, आप उसको उतने ही मानकर चलेंगे, उस पर ही आप उसी उतने की लेकर चलेंगे, बेशक उसकी मार्केट में कुछ भी वैल्यू हो। लेकिन आपको याद होगा, अगर स्टॉक की देखें हम बात, स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक स्टॉक को हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है वो कहता है कि स्टॉक की जो वैल्यूड किया जाता है, वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू को और क्या कहा गया, फेयर वैल्यू। तो इन दोनों में जो भी कम हो, उस पर इसको मूल्यांकन किया जाता है। अब मतलब अकाउंट जो है आपके, बुक्स जो हैं, इसमें आप जैसे आपकी मार्केट में वैल्यू जो है आपकी एसेट की 1 लाख रुपए है, फेयर वैल्यू जिसमें आपने खरीदा था, बुक वैल्यू वो है आपकी 90,000। तो मार्केट में बेशक 1 लाख हो, आप 90,000 में लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि स्टॉक का मूल्यांकन जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच कॉन्सेप्ट इफ एडवांस इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ द गुड्स, द एडवांस रिसीव्ड रिकॉर्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल एंड नॉट सेल्स। देखिए, कह रहे हैं कि जो आपने माना आपको सेल करनी है, ठीक है, ये मिस्टर ए है और इधर मिस्टर बी है। ठीक है, ये ए लिमिटेड एक फर्म है। ठीक है, ए लिमिटेड एक फर्म है। ए लिमिटेड को 10,000 रुपए का गुड्स बेचना है, और इसको लेने के लिए इन्होंने कहा बी ने कि मुझे गुड्स दे दीजिए। और ए ने कहा कि अभी आपका वो गुड्स तैयार नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, उसको अभी तैयार करेंगे। तो बी ने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ, 2,000 रुपये मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। तो अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका एडवांस कौन सा एडवांस रिसीव्ड रिकॉर्डेड है, एडवांस अगेंस्ट नॉट सेल, अंडर विच कॉन्सेप्ट। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमें 2,000 रुपये मिले हैं ना, इनको हम यहाँ जो रिकॉर्ड करेंगे उसकी हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू हम यहाँ सेल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एडवांस, एडवांस रिसीव्ड, रिसीव्ड अगेंस्ट अगेंस्ट सेल। ये एंट्री पास करेंगे हम। ठीक है, हम इसको सेल नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि सेल के लिए एडवांस मिला है। तो आप जो ऐसा करते हैं, कौन से आप कौन से कॉन्सेप्ट के अंडर करते हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर आप ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो कहता है कि एक साल से जिस ईयर के आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस ईयर के एक्सपेंस और इनकम उससे मैच होने चाहिए। और याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, वो कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट पर, मैचिंग कॉन्सेप्ट पर। तो पी एंड एल ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट पर ये बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ड्यूल एस्पेक्ट पर कौन सा बनाया जाता है? ये बनाया ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो,
उसके दो पहलू होते हैं, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये कहता है कि आप जिसको भी लिख रहे हैं, जिसकी भी आप एंट्री कर रहे हैं, उसकी आपको एंट्री तभी करनी है यदि उसका एविडेंस हो। अगर एविडेंस नहीं है, ठीक है, यदि एविडेंस नहीं है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आपने सी को सेल की, सी को आपने गुड्स बेचा, माल बेचा सी को, ठीक है, और जब सी को आपने गुड्स बेचा है, माल बेचा है और वो उधार है, तो आप उसके लिए एक बिल बनाएंगे जिसको इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। बिल बनाएंगे, देखिए बिल, इनवॉइस, वाउचर, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे इन सबको। तो जो आप बिल बनाते हैं ये आपका एविडेंस होता है, ये बताता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है। तो इन एविडेंस के आधार पर आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं। ये कहता है वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका सबूत भी या उसका एविडेंस भी होना चाहिए। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है जब तक आप माल बनाकर नहीं बेच दो तब तक आप सेल को नहीं मानोगे कि सेल हुई है। तो सही आंसर हमारा डी होगा। हमसे यही तो पूछा था कि जब तक आप सेल नहीं करोगे, सेल के बदले में जो एडवांस मिला है उसको आप सेल नहीं समझोगे। सेल तभी समझोगे जब आप पूरा माल बेच दोगे बनाकर। तो ये कौन सा कहता है? रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, राजस्व मान्यता अवधारणा। क्या आपको पता है ये अवधारणा और कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता तो मैं अभी आपको इनको क्लियर कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, गैप क्या होते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे थंबनेल पर आज जो हमने बताया था आपको, हमारे थंबनेल पर वैसे भी क्या है, गैप दिया हुआ है। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कितने तरह के होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, वो भी आज हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल 6 लाख। 6 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया है। ऑन 31 मार्च 2014 एसेट वर 8,000 एंड लाइबिलिटी वर 50,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी दी है? 6 लाख। 6 लाख है आपकी कौन सी कैपिटल है? 6 लाख ओपनिंग कैपिटल। और फिर उसके बाद कह रहा है 31 मार्च को उसकी एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है। आपको बैलेंस शीट का तो पता ही होगा। अगर आपने बैलेंस शीट पार्टनरशिप की बनाई है तो वो इस तरह से हॉरिजेंटल बनती है, ठीक है। इसमें एक तरफ तो होती है इधर लाइबिलिटीज और इधर होती है आपकी टोटल एसेट्स होती है, ठीक है। और यही चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो हॉरिजेंटल हो जाती है इस तरह से। उसमें क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले हो जाती है और उसके बाद एसेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से बन जाती है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, आपका कैपिटल होती है, एक तो आपकी कैपिटल होती है और एक आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आपका डेटर्स होते हैं। इन दोनों का टोटल जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, इन दोनों का टोटल। और यही टोटल इधर आ जाता है, एसेट और ये लाइबिलिटी दोनों साइड हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और जब ये इक्वल होती हैं तो अब आप यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि 31 मार्च को जो संपत्ति थी वो 8 लाख की थी, एसेट इधर है, तो ये कितने की थी? 8 लाख की। ये 8 लाख रुपए की थी, तो आपकी लाइबिलिटी साइड भी 8 लाख रुपए की होगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर कह रहा था कि 31 मार्च को उसकी जो देनदारियां थी, उसकी जो डेटर्स थे वो कितने थे? 50,000। तो उसके डेटर्स कितने के थे? 50,000 के उसके डेटर्स थे, ठीक है। ये हो गए उसके टोटल डेटर्स। तो अब इन दोनों साइड का जो टोटल है, मतलब इन दोनों का जो टोटल है, एक आपका कैपिटल का और आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, इन दोनों का टोटल जो होता है वो 8 लाख है। अब 50,000 यहाँ होगा तो यहाँ कितना बचा? 7,000। 7,50,000। इट मीन्स जो सही ऑप्शन क्या है? 7,50,000, ठीक है। तो बात मैं कर रहा था आपको, वो पहले मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे चलता हूँ। पहले बात कर लेते हैं गैप की।
देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ गैप, जी डबल ए पी, गैप। गैप का फुल नेम तो आपने देख ही लिया है, थंबनेल पर भी लिखा हुआ है। गैप क्या था हमारा, आपने थंबनेल पर देखा है। ये इस तरह से कैसे आ गया, अब ये सही दिखाई देगा। देखिए गैप का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। गैप की फुल फॉर्म होती है आपकी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इनको हम गैप कहते हैं। और अगर बात करें तो ये गैप होते क्या हैं, ये होते हैं बेसिक रूल जो डिफाइन करते हैं पैरामीटर और कंस्ट्रेंट विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिसमें आपके ऑपरेशन अकाउंट के होते हैं। और इन्हें हम सिंपल अगर वर्डों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर गाइडलाइन, गाइड, ये क्या है, गाइडलाइंस फॉर फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए ये हमारी गाइड्स होती हैं, गैप। और गैप के अंदर ही, अगर गैप के अंदर बात करें कि इसमें आता आता क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो होते हैं ये, इसमें सभी कुछ आ जाता है। आपका प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, इसमें आपके प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं, इसमें आपकी कन्वेंशंस भी आ जाती हैं, कन्वेंशंस, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको प्रिंसिपल, कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट, इन सबको एक जो कॉमन नेम है वो क्या है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये किस इसके क्या है, ये तीनों ही इसके ये पार्ट होते हैं। अब हमें ये देखना है ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि इंडिया में कौन इशू करता है, आईसीएआई, इसके अंडर में एक बोर्ड काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको इशू करता है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात वो क्या है, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप इसे पोज करके, आप मतलब पीछे करके वीडियो को आप इनको नोट कर सकते हैं, मुझे जगह कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इनमें। देखिए यहाँ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो जगह बांट सकते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितनी होती हैं, तीन होती हैं, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, FMC। ठीक है, और आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्री होते हैं आपके फंडामेंटल, और जो जर्नल होते हैं वो होते हैं आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको याद रखना है। 8 क्या है आपके जनरल कॉन्सेप्ट है, और थ्री क्या है आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, थ्री आपके। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा क्या बताता है, ये जरूरी होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, गोइंग कंसर्न क्या बताता है, कंसिस्टेंसी क्या बताता है, एक्टुअल क्या बताता है, बिजनेस एंटिटी क्या बताता है, ये सभी आपके याद होने चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। आपसे फिर कह रहा हूं, यहाँ पर थ्री से अगर आप बीपीएससी का 2.0 टीआरई 2.0 देखें, और इससे पहले जो 1.0 हुआ था टीआरई 1.0, उसमें देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 3 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस चार्ट को आप संभाल के रख लें। अब मैं ये बताता हूँ, देखिए आपको ये तो ठीक है कि ये आपके रूल हो गए, और ये हर जगह मान्य होते हैं, कोई भी देश हो, कोई भी फर्म हो। लेकिन ये जो होते हैं आपके कन्वेंशंस, इनमें अकॉर्डिंग टू फर्म बदलाव हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू कंट्री, इनमें बदलाव होने की संभावना रहती है। अगर मैं बात करूं, दो आपकी फर्म है, हो सकता है फुल डिस्क्लोजर एक लिमिटेड तो फॉलो कर रही हो,
लेकिन फुल डिस्क्लोजर भी फॉलो नहीं कर रही हो। मटेरियलिटी एक तो फॉलो कर रही हो और दूसरा नहीं कर रही हो। कंजर्वेटिज्म एक फॉलो कर रही हो और दूसरा फॉलो नहीं कर रही हो। तो इनको बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, ये कन्वेंशंस ऐसी होती हैं जो काम को करते करते, प्रैक्टिस करते करते रूल बने हैं, और ये रूल काम करने से पहले बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो ऐसे रूल हैं जो आपकी अकाउंटिंग, अकाउंट बनाने से पहले तैयार किए गए हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जब आप अकाउंट बना रहे थे, बनाते बनाते आपको जरूरत पड़ी तो आपने ये बना ली कन्वेंशंस। ठीक है, अब सुन लीजिए कौन क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मेन ये है, आपसे ये नहीं पूछेगा कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, आपसे पूछेगा बताओ गोइंग कंसर्न क्या कहता है, कंसिस्टेंसी क्या कहता है, मटेरियलिटी क्या कहता है। तो आपको ये पता होने चाहिए। ये अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, अगर बात करें हम गोइंग कंसर्न की, तो ये कहता है कि हमारा बिजनेस हमेशा इसी लेवल पर कार्य करता रहेगा। बिजनेस के जो भी ऑपरेशन अब चल रहा है, यही ऑपरेशन चलते रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है हमारा गोइंग कंसर्न अजप्शन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कहता है कंसिस्टेंसी, कहता है कि आपने जो मेथड, जो विधि इस साल अपनाई है, जैसे अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आपने फर्स्ट SLM मेथड यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको उसी को यूज करना है ताकि अच्छे से कंपैरिजन हो सके। कंसिस्टेंसी ये कहता है। एक्यूरल कहता है कि जब तक आप कोई सेल ना कर दो, जब तक आप सेल ना कर दो, तब तक आप उसको मिला हुआ एडवांस, आप उसको एडवांस ही मानेंगे, आप उसको सेल नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्यूरल। उसके बाद बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेसमैन उस पैसे को वापस लेगा, और अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा घर लेके जाता है तो बिजनेसमैन को भी वो पैसा वापस देना पड़ेगा। अकाउंट मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप पैसे में मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करना, उसी लेन देन को रिकॉर्ड करना, ऐसे लेन देन को रिकॉर्ड मत करना, ऐसी घटनाओं को, ऐसी इवेंट को रिकॉर्ड मत करना जो पैसे में नहीं नापा जा सकता हो। जैसे आपके मैनेजमेंट की क्वालिटी, आपके मैनेजमेंट की वजह से आपके डबल प्रॉफिट हुआ, तो आप अपने इस घटना को या इस मैनेजमेंट के गुण को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मनी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप पैसे में नहीं बता सकते कि आपका जो मैनेजमेंट है वो 1 लाख रुपए का अच्छा है, 2 लाख रुपए का अच्छा है, उसकी अच्छाई को आप पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। इसलिए मनी मेजरमेंट कहता है कि उन्हीं लेन देनों को लिखना है जिनको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, आपका नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस का एक पीरियड होना चाहिए। उस पीरियड में, उस पीरियड में देखना चाहिए कि उस पीरियड, वो पीरियड 1 साल का हो सकता है या 6 महीने का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, और आपको देखना है कि उस पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही एंट्री करनी है। आपको जितने की एसेट, टोटल एसेट जितने की आई है उतने में आपको एंट्री करनी होती है। ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होती हैं, दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, हमेशा वो दोनों इक्वल होते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि देखिए, जब आपकी ये रेवेन्यू एक्यूरल की तरह होता है, जब आपकी इनकम, जिस दिन आपने सर्विस दी है उस दिन से आप मानेंगे कि, जैसे आपकी 2 साल की बात करें, 2023 और 2024, यहां से एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने सर्विस दी 2023 में, लेकिन सर्विस देने के पैसे आपको नहीं मिले, पैसा मिला आपको जाकर 2024 में। तो वो जो आपकी रेवेन्यू होगी ना, वो रेवेन्यू आपकी 2024 की नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी 2023 में। तो अगर जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को,
तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इस साल में जो आप बना रहे हैं 24 में, उसमें से माइनस कर दोगे जो आपको 23 की सर्विस मिली थी। तो रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन क्या कहता है, जिस साल आपने सर्विस दी है उसी साल की आपको वो इनकम कहलाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर के आप एक्सपेंसेस ले रहे हैं पी एंड एल बनाते हुए, उसके आपको एक्सपेंडिचर खर्चे भी लेने हैं। एक ही साल के खर्चे उस अकाउंट से मैच होने चाहिए जिसकी आप इनकम बना रहे हैं। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों मैच करने हैं। ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि जितने भी आप वो बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो फ्री फ्रॉम होने चाहिए पर्सनल बेस से, पक्षपात उसमें नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि देखिए आपको फुल डिस्क्लोज करना है। आपकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप उसको डिस्क्लोज करके जरूर चलेंगे, आपको उसको जरूर शो करना है। और इसी के आधार पर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को शो किया जाता है। अब आप कहेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। देखिए आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं आप लाइबिलिटी और दूसरी तरफ लिखते हैं आप एसेट्स। ठीक है। अब जब आप लाइबिलिटी लिख रहे हैं तो एक लाइबिलिटी ऐसी भी होती है जो लाइबिलिटी के कॉलम में ना लिखकर बैलेंस शीट के बाहर लिखी जाती है, जिसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कह देते हैं या एडजस्टमेंट कह देते हैं। यहां पर लिखी जाती है। ये जो होती है, ये होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब आप कहेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। ये ऐसी लाइबिलिटी होती है, ये ऐसा तगादा होता है जिसका ना तो ये पता होगा भी या नहीं होगा, ना ही ये पता कि होगा तो कितने रुपए का होगा या नहीं होगा। कुछ ना इसका अमाउंट फिक्स होता है और ना ही इसका होना या ना होना फिक्स होता है। ये डिपेंड होती है किसी इवेंट पर, किसी घटना पर। उस घटना के घटित हो जाने पर ये लाइबिलिटी बनती है। ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी एक आपको एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं। आपने किसी अपने कस्टमर को गुड्स बेचा, कस्टमर का नुकसान हो गया। ठीक है। कस्टमर आपको गुड्स कस्टमर ने देखा और आपकी कंपनी पर कस्टमर ने केस कर दिया। ठीक है। और अब केस ये कोर्ट में चला गया और अब आपका केस लंबा चल रहा है और कस्टमर ने मांग करी है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये 5 लाख रुपए, क्या जज 5 लाख रुपए का हम पे पेनल्टी लगाएगा। अगर लगाएगा तो फिर ये हमारे 5 लाख रुपए हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, और नहीं लगाएगा तो हम जीत जाएंगे। और यदि हम जीत जाएंगे तो ये हमारी फिर लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर हम केस जीत जाते हैं। तो केस का जीतना या ना जीतने पर डिपेंड होती है ये लाइबिलिटी 5 लाख की लाइबिलिटी होगी या नहीं। इसलिए इसको कहते हैं हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, संभाव्य दायित्व। और आपको पता है जो हम बैड डेब्ट रिजर्व बनाते हैं वो भी क्या होती है, आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ही होती है। क्योंकि अगर आपके डेटर्स पैसा दे देंगे तो ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर आपके डेटर्स पैसा नहीं देते हैं तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये होती है आपकी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। मतलब आपको बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी लाइबिलिटी एसेट आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज मतलब दिखाना चाहिए अपने स्टेटमेंट में। मेटीरियलिटी कहता है कि देखिए एक एक आइटम किसी बिजनेस के लिए तो मटेरियल हो सकता है, किसी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा बिजनेस है, वहां पर क्या है, रोज 50 से 100 रुपए के जो लोग आते हैं वो रूरल एरियाज में है, और रूरल एरियाज में चाय के शौकीन होते हैं। जो भी लोग आता है वो चाय पानी पी के चला जाता है, तो 50-100 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है और वो इसको रिकॉर्ड करेगा। ये उसके लिए मटेरियल है, क्योंकि उसकी कुल जो टर्नओवर है वो महीने की कुल वो 50,000 रुपए कमाता है। और अगर इसी चीज को मैं एक बड़ी कंपनी पर लूं, तो क्या कंपनी ये जो चाय पानी के खर्चे हो रहे हैं, कोई चाय पी रहा कोई पानी पी रहा है 100 रुपए दिन के, तो क्या बड़ी कंपनी इसको अलग अलग अकाउंट बनाएगी कि वोटर अकाउंट अलग है और आपका टी अकाउंट अलग है। वो कंपनी क्या करेगी, इन सब के लिए एक ही अकाउंट बना लेगी जिसको बोलेगी मिसलिनियस अकाउंट, एक्सपेंसिव अकाउंट, विविध प्रकार के खर्चों का खाता। तो ये मटेरियल बड़ी कंपनी के लिए तो मटेरियल नहीं है, छोटी के लिए मटेरियल है। तो यही कहा गया है कि कोई आइटम
किसी कंपनी के लिए मटेरियल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। और इसलिए तो कन्वेंशंस हैं, क्योंकि ये बदलती जा रही हैं, एक के दूसरे पर बदल रही हैं। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में, भविष्य में जो भी नुकसान हो सकता है और आपको उसका अंदाजा लग गया, आपको पता है कि वो क्या नुकसान होगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन करके चलिए। ठीक है। और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, आप उसके लिए प्रोविजन मत कीजिए। ठीक है। तो इसीलिए हम बीडीआर भी करके चलते हैं। तो मैंने, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे और लाइक तो बनता है। लेकिन मैंने आपको ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, कन्वेंशंस थी, आज मैंने आपको ये डिफाइन कर दिए कौन सा क्या बताता है। अब आपका नसीब है कि आपको 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 4 के या 5 के, 5 से ज्यादा भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। अब वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पर जहां हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट था। सो क्वेश्चन है हमारा, इफ क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल है, पूंजी है हमारी 2.5 लाख रुपए की पूंजी है। कौन सी? क्लोजिंग, जब साल के लास्ट में 2.5 लाख रुपए की पूंजी है। और ड्राइंग जो है वो है आपकी 40,000 की। प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपए का। ओपनिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। ये देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम से क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर का पता होना आपको जरूरी है। ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम से ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट देखा जाता है, वो प्रॉफिट कैसे देखा जाता है, पहले मैं वो बता दूं आपको। जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, उस क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं ड्राइंग को। ड्राइंग को ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं आप अपने, लेस कर देते हैं आप अपनी ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल को, ठीक है, जो शुरुआत में पूंजी होती है। अब यहां पूछा है आपसे ओपनिंग कैपिटल, तो चलो फिल करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको? प्रॉफिट गिवन है 80,000, 80,000 का प्रॉफिट है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपकी? 2,50,000। ठीक है। और प्लस ड्राइंग कितना दिया हुआ है आपको? 80,000। सॉरी, ड्राइंग दिया हुआ है आपको 40,000। तो 40,000 का आपका ड्राइंग, तो प्लस 40,000 का आपका ड्राइंग ले लेते हैं और माइनस करते हैं आपका ओपनिंग कैपिटल। है नहीं हमारे पास, तो नाम लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब क्या करना है? देखिए ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 2,90,000, 2,90,000 रुपए। और इधर ओपनिंग कैपिटल, इधर क्या था? 80,000। अब क्या होगा? ये 2,90,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 80,000 में से माइनस कर दो आप 2,90,000, तो इधर क्या बचेगा आपका? माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 2,10,000, 2,10,000 बचेंगे आपके। इधर क्या है? माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल वो कितनी आ गई? 2,90,000 आ गई। तो ऑप्शन क्या होगा सही? आप इस अब ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, 2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीपेड रेंट एसोसिएटेड विद, जो पूर्वदत्त किराया होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखिए प्रीपेड, मैंने आपसे कहा था जो पर्सनल अकाउंट होता है, मैं अकाउंट का टाइप नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पर्सनल, मैं केवल पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत खाते की। ये जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव में मैंने आपको 4 नाम बताए हैं, आप इनको याद रखें। एक तो होता है प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, एक होता है आपका प्रीपेड रेंट। इसी के साथ होता है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों? वेजेज भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ
प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देते हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही पेड कर दिया हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। इसी तरह से दो इनकम भी होंगी, एक्रूड इनकम होगी आपकी, एक्रूड इनकम होगी और अनएक्रूड इनकम होगी, अनएक्रूड अनएक्रूड इनकम होगी। तो ये चार अकाउंट जो होते हैं ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में अक्सर आते हैं, कॉमनली यही पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका प्रीपेड आ गया और रेंट क्या है, खर्चा, एक्सपेंसेस। तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल तो है लेकिन पर्सनल में भी अंदर पहुंच गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ऑप्शन क्या होगा, ई। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप पर्सनल कह देते, अगर ऑप्शन आपका ये ना होता तो फिर आप क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन बट येट रिसीव्ड इनकम ट्रीटेड एज, अर्जित किंतु अप्राप्य आय। मतलब आपने ऐसी आय, आपकी ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली लेकिन आपको मिली नहीं है। आपने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, लेकिन रिसीव नहीं हुई है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, किसी का आपने गुड्स बिकवा दिया और वो गुड्स जो बिकवाया आपने उसका आपको कमीशन मिलना था। आपने गुड तो बिकवा दिया लेकिन कमीशन अभी नहीं मिला है उसका, 1,000 रुपए। तो ये जो कमीशन है आपको जो नहीं मिला है, 10,000 रुपए का मान लो, या एक एक का साल आपकी पूरी हो गई, तो आप इसको क्या कहेंगे, इस ये आपकी इनकम है ना, कमीशन आपको मिलना था तो ये मिली नहीं, कमा तो ली, तो आप इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। और ये एक्रूड इनकम जो होती है इसको बोलते हैं अर्जित किंतु अप्राप्य आय। और ये आपकी क्या है, एसेट है, आपकी संपत्ति है, किसी के पास आपकी एसेट है भाई। आप किसी से यूं तो कहोगे तेरा माल बिकवा दिया था, मेरा पैसा तूने दिया नहीं कमीशन, तो तुझे मेरा पैसा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, फ्यूचर इज एन, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि। ठीक है, आपको एडवांस मिल गया किसी कस्टमर से। अभी तो बात हुई थी शुरू में, आपको सेल करनी है, करी नहीं है, और उस सेल को आपको करनी है, उसका आपने एडवांस पैसा ले लिया। क्या ले लिया, एडवांस। तो जब तक आप माल नहीं बेच दोगे, सेल नहीं करोगे, ये आपके ऊपर क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी। और लाइबिलिटी भी कैसी होगी, 1 साल में आपको ये बेचना ही बेचना है, देना ही देना है, इसलिए आप इसको कहोगे करंट लाइबिलिटी। तो देख लीजिए आपका चालू दायित्व करंट लाइबिलिटी कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इट अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज द पर्सेंट, लेखांकन विवरणों में संयोगिक या संभावित दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसके अनुपालन में है। तो बताइए कौन सा एक्ट है जो बताता है कि भविष्य में जो कह रहे हैं जो संयोगिक दायित्व है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आ गई ना बात, वही कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी, किसी घटना पर डिपेंड होती है। तो ये कौन सी कन्वेंशंस या कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा प्रिंसिपल कहता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये तो यूं कहता है कि आपने जो भी एक बार मेथड यूज कर लिया उसी मेथड को आप आगे सालों में भी यूज करते चलेंगे। मनी मेजरमेंट यूं कहता है कि आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो मनी में मेजर किए जा सकते हो, पैसे में जिनको माप सको, आप कैश में माप सको जिनको। रूढ़िवादिता परिपाटी क्या कहती है आपकी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है कि आपको जितने भी फ्यूचर में होने वाले नुकसान है उनके लिए पहले से ही प्रोविजन करके चलिए। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी कहता है, फुल डिस्क्लोजर भी इसको कह सकते हैं, कि जो भी रिलेटेड है आपके बिजनेस से, आप उन सभी चीजों को, लॉस हो या फ्यूचर हो, आप उनको सभी को डिस्क्लोज करके चलिए। तो तभी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आपका ये आंसर यहाँ पर होगा डी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी। ये कहता है कि आपको प्रकट करके चलना है, नोट्स भी जोड़ने हैं आपको,
बैलेंस शीट के बाद या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक नोट्स अलग से बनाना है। इसमें वो लिखना है कि जो आपके जरूरी है लिखने, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन वो पूर्ण रूप से हुए नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, उसका होना या न होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है, तो ये तो अभी पूछा था। तो ये परिपाटी कहाँ लागू होती है, ये देखो, देखिए इसलिए डबल दिया है क्योंकि 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंस भी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कह देते हैं। तो ये क्या बताता है, ये कहाँ लागू होगा, अगर आप लेनदारों पर प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, के क्रेडिटर अगर अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपको छूट देंगे वो, तो क्या इस छूट को दिखाता है या कहता है इस छूट को लिखो, नहीं। दूसरा कह रहे हैं मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, कह रहे हैं कि जो आपके डाउटफुल डेब्ट्स हैं उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लीजिए, क्या उसके लिए कहता है, या क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या आप रिजर्व बना के चलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा आपका प्रोविजन। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एंटिसिपेट प्रोविजन फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट, भविष्य में होने वाले जितने भी नुकसान हैं या आपके संदिग्ध ऋण है, उन सब के लिए आप प्रोविजन बनाकर चलिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए कोई भी प्रावधान मत कीजिए। ऐसा कहता है आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, और हिंदी में कहते हैं इसको रूढ़िवादिता की प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ, के हम अपनी यूजफुल लाइफ में जो हमारी एसेट होती है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं हर साल, या सहायक कंपनी के लेखों की उनकी मूल कंपनी के लेखों में समेकित करना होता है, या प्रतिभूतियां बाजार मूल्य को प्रकट करती हैं, या आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करना। तो जो डेप्रिसिएशन है हमारा, डेप्रिसिएशन को हम ये सोचकर चलते हैं, जब हम कोई मशीन लाते हैं, जैसे हम एक मशीन लाए 1,10,000 रुपए की, ठीक है, और हमें पता है कि इसकी जो लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है, वो इसकी लाइफ 10 साल की है, ये 10 साल तक चलेगी। तो हम इसको 10 साल तक चलेगी, इसका मतलब हमारा बिजनेस हमेशा आगे भी चलता जाएगा, इसी साल नहीं यूज किया जाएगा। तो हम जो सोचते हैं ना इस मशीन की इस साल कॉस्ट क्या होगी, हम कितने रुपए की मशीन इस साल घिस देंगे, तो उस और हाँ, 10 साल बाद ये वेस्टेज भी, कबाड़ा भी 10,000 रुपए में बिक जाएगी। 1,10,000 रुपए की मशीन 10 साल यूज करने के बाद 10,000 में बिक जाएगी। तो हम डैप कैसे लगाते हैं, हम डैप लगाते हैं 1,10,000 -10,000, SLM मेथड से बता रहा हूं मैं, और अपॉन 10, ये लाइफ होती है। तो 10 लाख मतलब 1 लाख और अपॉन 10, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो हम ये मानेंगे हर साल 10,000 की हमारी मशीन घिसती चली जाएगी, यानी कि हर साल हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हमारी 10,000 आने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सोच रहे हैं कि बिजनेस हमारा आगे भी हमेशा चलता जाएगा, इसलिए पहले ही 10,000 रुपए का अलग कहीं प्रोविजन कर लो, इन्हें जोड़ते जाओ, जब हमारी मशीन खराब हो जाएगी तब हम यहाँ से पैसा निकालेंगे और अपनी मशीन ले आएंगे। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा हमारी डेप्रिसिएशन पर अप्लाई होती है। या आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास, ह्रास जो लगाया जाता है वो कौन से कॉन्सेप्ट या अवधारणा के आधार पर लगाया जाता है, तो आप कहेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी अवधारणा पर बनाया जाता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना डेप्रिसिएशन किस पर होता है, गोइंग कंसर्न पर। गोइंग कंसर्न वैसे क्या कहता है मैंने आपको अभी समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The system of recording transaction based on dual aspect concept is called,
देखिए जो ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये आप जो है, ये जो बात होती है कि दो एस्पेक्ट होंगे, ये कौन से सिस्टम में होते हैं अकाउंटिंग के? क्या डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, या डबल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, या किसी में नहीं? तो ये होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। हिंदी में देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, दोहरा खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। तो आप इंग्लिश देख लेना, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिप्य त्रुटि नहीं है? क्लैरिकल, क्लैरिकल एरर कौन सी नहीं है? तो एरर मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूं। एरर आपकी जो होती है, देखो जो होती है पूरी यहां लिखी हुई है। आपकी कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो देखिए जो आपकी ओमिशन वे होती हैं, जो आपकी ओमिट हो जाती हैं, जिनको आप भूल जाते हैं लिखना। कमीशन वो होती हैं जिनको आप अमाउंट कम ज्यादा लिख देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, कुछ कमीशन खा लेते हैं। नहीं, कमीशन मतलब वैसे ही कह रहा हूँ, खा लेते हैं, कोई नहीं खाता, बट एक बात है कि कमीशन ले लेते हो आप गलती करने का किसी से, तो कम ज्यादा लिख देते हो अमाउंट। और एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि जो आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस ना करके रिकॉर्डिंग ऐसी ही कर देते हो, कोई सा एक्सपेंसेस कहीं भी लिख देते हो। जैसे कि अगर आप मशीन खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस है, और यदि आप गुड्स बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो आप इनमें अंतर नहीं करते। बैलेंस शीट में आप रेवेन्यू को लिख देते हैं और आप मशीन को कहाँ लिख देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये गलती होती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती है, आज कोई गलती हो गई, मान लेते हैं राम को हमने डेबिट कर दिया, मतलब अपना कर्जदार बना दिया 1 लाख रुपए से, ठीक है? तो अगले दिन क्या होगा? राम को हम गलती से क्रेडिट कर देंगे। हमें राम को क्रेडिट करना था 1 लाख रुपए से अगले दिन, लेकिन हमने उसको क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से। तो देखो, एक तो हमारी पिछली गलती सुधर गई, क्योंकि गलती से डेबिट हो गया था 1 लाख से, आज 1 लाख से क्रेडिट हो गया फालतू। तो ये गलती पिछली अब सुधर गई, और 1 लाख से क्रेडिट करना था वो सही कर दिया। तो पिछली गलती आने वाली गलती ने सुधार दी। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो आपको ये एरर की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका, लीप की त्रुटि जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन सी। तो ये जो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये बड़ी गलती होती है, और ये एक लीपिक का काम नहीं होता, ये लीपिक की गलती नहीं होती, याद रखना। बाकी लीपिक की त्रुटि होती है। देखिए लीपिक इस गलती को भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, लेकिन ये इसकी लीपिक त्रुटि नहीं कहलाती। ये होती है आपके प्रिंसिपल को ना जानने से, कि अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पता कि कैपिटल और एक्सपेंसिव रेवेन्यू कैसे लिखने हैं, तब होती है। तो सी क्या होगी आपकी? ये क्लैरिकल त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसने नहीं है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की वह लेखाक्रम की वह उदाहरण, लेखांकन की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉन। देखो भाई, इसको मैं बार बार बताता आ रहा था आपको। लाभ हानि खाता जो तैयार किया जाता है, ये कौन से अवधारणा के आधार पर किया जाता है? इसको आप बताएंगे कौन से कॉन्सेप्ट पर किया जाता है। ठीक, बिल्कुल सही, वो किया जाता है आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट पर। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है, वो किसी एक स्पेशल विशेष ईयर को, किसी एक विशेष ईयर के लिए बनाया जाता है, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैच होने चाहिए आपके इसकी इनकम से, तभी डिफरेंस करके आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन पर आपकी वीडियो को आज पूरा यहीं करते हैं, विराम लेते हैं आपसे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।